Hello guys, welcome to the biology class. So we were studying human reproduction, class 12th biology. So in today's topic, we will be discussing about fertilization and the implantation process. इससे पहले कि आगे बढ़ें, अभी तक का जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उनको एक बार समझ लेते हैं. हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके बाद हमने पढ़ा एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, कि मेल में गैमेट कैसे बनता है और फीमेल में एग कैसे बन रहा है. देन वी स्टडीड अबाउट अ साइकिल इन द फीमेल दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसकी वजह से हर साइकिल में एक ओवम बनता है. तो आज हम उसके बाद की प्रोसेस पढ़ेंगे. जैसे कि आपको याद होगा, किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के 3 फेज होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज. तो हम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं. यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन का एक एस्पेक्ट और पढ़ेंगे जिसे कहते हैं कॉइटस और इंसेमिनेशन. अब ह्यूमन है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन्स है यहाँ पे. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म. सिंपल भाषा में इसको स्पर्म का एक्टिवेशन कहलाता है. एंड द थर्ड प्रोसेस इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग एंड एग एक्टिवेशन. तो यहाँ पे आपने देखा कि स्पर्म को भी एक्टिवेट करना है और एग को भी एक्टिवेट करना है. देन देयर इज द फ्यूजन प्रोडक्ट जिसे हम जाइगोट कहते हैं. एंड now it is post fertilization change that once the zygote is formed, तो zygote में कुछ प्रोसेस होगी जिसे क्लीवेज कहते हैं, और इसके बाद बनेगा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन एंड इट विल लीड्स टू द इम्प्लांटेशन. तो हमें यही सब टॉपिक इस वीडियो में कवर करने हैं. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ वंस द गैमेट इज फॉर्म्ड, एक बार गैमेट बन गया बेटा, तो कोई ऐसा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक डिस्चार्ज होगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉइटस. कॉइटस एक प्रोसेस कह सकते हैं. कॉइटस सिंपल कॉपुलेशन है. जब हम कॉपुलेशन बोलते हैं तो कॉपुलेशन से कॉपुलेटरी ऑर्गन दिमाग में आता है, और मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है पेनिस और फीमेल का है वेजाइना. तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को ही कॉइटस कहा जाता है. इसकी वजह से एक फिनोमिनन होता है जिसे कहते हैं इंसेमिनेशन. तो इंसेमिनेशन एक प्रोसेस है विच इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. So this is called as insemination. ये टर्म याद रखना. What is it? Discharge या transfer of the sperm to the female genital tract is called as insemination. Now we all know that कि जो sperm होता है उसके चारों तरफ एक liquid होता है जिसे semen कहा जाता है. तो जैसे ही आपने sperm को semen के साथ discharge किया into the vagina, तो जो semen होता है वो coagulate हो जाता है बेटा. तो it get converts into coagulum. मतलब जो सीमेन है वो एक प्रकार से डिग्रेड हो गया, कोगुलेट हो गया. नाउ वी नो दैट सेमिनल वेसिकल से एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोस्टेग्लैंडिन, जो सीमेन में पाया जाता है, और फीमेल वेजाइना में से एक लिक्विड डिस्चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन. ये भी एक हार्मोन है. तो बोथ प्रोस्टेग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन दे कॉजेज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द सर्विक्स टू एम्फ्यूला. इसका मतलब है, इफ़ यू रिमेंबर, प्रोस्टेग्लैंडिन का काम होता है रिवर्स पेरिस्टॉल्सिस कॉज करना. मतलब यहाँ पे प्रोस्टेग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन वेजाइना की मसल्स में मूवमेंट करेंगे बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर की तरफ को जाएगा, सर्विक्स होता हुआ फाइनली कहाँ पहुँचेगा बेटा? एम्फ्यूला में. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन हियर. Now there is a process called as capacitation of sperm. तो capacitation basically refers to the activation of sperm. Activation of sperm का मतलब है कि आप sperm को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कि अब वो एग के साथ फ्यूज कर सकता है. This process is called as activation. Actually होता क्या है बेटा? Initially जो आपका sperm है, इस sperm के चारों तरफ एक कोलेस्ट्रॉल की कोटिंग होती है. If you see this, इसके टेल वाले पोर्शन से लेके टिप वाले पोर्शन में चारों तरफ को कोलेस्ट्रॉल की कवरिंग दिख रही है. तो स्पर्म फ्यूज करे, इसके लिए देयर इज नेसेसरी दैट दिस कोलेस्ट्रॉल कोटिंग शुड बी रिमूव्ड. सो रिमूवल ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल कोटिंग दैट लीड्स टू द स्पर्म एक्टिवेशन. तो देखो, दिस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कवरिंग ऑफ स्पर्म एंड द एक्रोसोम. एक्रोसोम क्या है? इसका जो टिप वाला पोर्शन होता है स्पर्म का, हेड का जो टिप पोर्शन है, इसको एक्रोसोम कहा जाता है. अब जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की कोटिंग रिमूव हुई तो इसकी वजह से कैल्शियम आयन का मूवमेंट होगा कहाँ बेटा? स्पर्म के हेड वाले पोर्शन में, और इसकी वजह से
इस कैल्शियम आयन की एंट्री की वजह से जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है। फर्स्ट थिंग, द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इंक्रीज, मतलब अब इसकी वजह से इसका मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा। सेकेंड, जो ये मेम्ब्रेन है एक्रोसोम की, इसको परमिएबल बना देता है कैल्शियम। परमिएबल बनाने का बेनिफिट ये है कि नाउ इट कैन फ्यूज इजीली विद द ओवम वॉल। सो दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म एक्टिवेशन। क्या है? रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कोटिंग एंड एंट्री ऑफ कैल्शियम इन द स्पर्म so that the motility of sperm increases. Now gametic fusion. अब आपको पता है कि वेजाइना से जो स्पर्म है वो कहाँ को जाता है? एम्फ्यूला वाले पोर्शन में होते हुए एम्फ्यूला इस्थमस जंक्शन में पहुंचता है। सिमिलरली जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो फिम्बरी इसको कैच करेगा और फाइनली ये भी कहाँ जाएगा? एम्फ्यूला इस्थमस जंक्शन में जाएगा। तो इस एम्फ्यूला इस्थमस जंक्शन में जो आपका स्पर्म है वो किसके कांटेक्ट में आता है बेटा? एग के कांटेक्ट में आता है। नाउ जो स्पर्म का टिप है एक्रोसोम, उसमें एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं स्पर्मोलाइसिन, और ये स्पर्मलाइसिन क्या करता है? ओवम की सबसे बाहर की लेयर दैट इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा, उससे फ्यूज करता है। Because of this enzyme, the sperm is able to fuse with the zona pellucida of ovum. ये इससे बेहतर समझेंगे आप तो ये देखो, दिस इज स्पर्म हेड, इसके टिप में एक्रोसोम होगा। ये जोना पेल्यूसिडा से कैसे फ्यूज कर पाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पर्मोलाइसिन। तो जैसे ही वो फ्यूज करेगा स्पर्मोलाइसिन के साथ, तो इसकी वजह से कैल्शियम आयन का रिलीज होगा ओवम में। इट रिलीज अ कैल्शियम वेव इनटू द ओवम, और इसकी वजह से जैसे ही कैल्शियम आयन ओवम में रिलीज हुआ स्पर्म के हेड से, दिस कॉजेज चेंज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। तो जो इसकी लेयर है बाहर की, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा? चेंज आ जाएगा। जैसे ही जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन में चेंज आया, इसकी वजह से कोई और स्पर्म अब फ्यूजन नहीं कर सकता। तो बेसिकली ओनली वन sperm fuses with the zona pellucida, very rarely two sperm, but in most of the cases it is one sperm, and as soon as it head fuses with the zona pellucida, there is a change in the conformation of the ovum. Ovum का shape बदल जाता है, and this causes entry of this prevent basically entry of another sperm. Okay? अब यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं ओवम का एक्टिवेशन होना। तो होता क्या है, जिसे हम यहाँ ओवम कह रहे हैं, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इट स्टिल कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी oocyte। अभी फाइनली ओवम न्यूक्लियस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही स्पर्म, बेसिकली ओवम एक्टिवेशन का मतलब होता है कि कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड इन द सेकेंडरी oocyte एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम विद सेकेंड पोलर बॉडी। मतलब सिंपल सा फंडा ये है, जब आपका स्पर्म का हेड जोना पेल्यूसिडा से फ्यूज करता है तो इसके बाद स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर एंट्री करेगा। जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम में एंट्री करता है तो जो सेकेंडरी oocyte है इट गेट कन्वर्टेड इनटू, मतलब उसका जो मियोसिस है, मियोसिस सेकेंड वाला प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाता है, और इसकी वजह से दो सेल बनते हैं। पहला बनता है ओवम न्यूक्लियस और दूसरा बनता है पोलर बॉडी। तो वी नो दैट कि पोलर बॉडी बहुत जल्दी डीजनरेट हो जाती है, एंड ओवम न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस विच विल फ्यूज विद द स्पर्म न्यूक्लियस। तो यू सी यहाँ पे ये पोलर बॉडी दिया है, ये स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका फीमेल का प्रो न्यूक्लियस या ओवम का न्यूक्लियस, और ये पोलर बॉडी कुछ टाइम बाद अपने आप ही डीजनरेट हो जाती है। तो नाउ दिस इज फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ दीज टू न्यूक्लियस, और हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? अ सिंगल सेल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज zygote. So this is how the fertilization occurs in human beings. However, it is a bit complex because you need to understand that there is a process called as activation of sperm and it is followed by the activation of ovum. तो ये दो processes थोड़ा extra add on हो जाते हैं इसमें, and once the fusion occurs, the product is formed, that is zygote. Now अब zygote बन गया तो zygote के बाद क्या होगा? तो as soon as the zygote is formed, the zygote undergo a process that is called as cleavage. अगर हम cleavage को यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो cleave का मतलब होता है टूटना। तो बेसिकली zygote will divide by mitosis, और cleavage इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे zygote डिवाइड करके
नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज तो करेगा बट ओवरऑल जो शेप है जाइगोट का वो इंक्रीज नहीं करता है, इट रिमेन द सेम, दैट इज increase in the number of cells without change in the size of zygote. Now see here, zygote ने फर्स्ट डिवीजन किया तो इससे कितने सेल्स बने, 2 सेल बने. 2 सेल ने फिर डिवाइड किया तो हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 सेल्स. डिवीजन ऑफ दीज 4 सेल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 8 सेल एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 16 सेल. ऐसे ही 32 सेल्स बनते हैं. बट अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे जो इसका शेप है इन चारों सेल्स में आप देखिए कि इनका शेप सेम है. सो दैट इज बेसिकली क्लीवेज. और याद रखना जाइगोट के डिवीजन से जो सेल्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे 2 सेल हैं, 4 हैं, 8 हैं, 16 हैं, तो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर. द सेल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ सेल्स जो भी बन रहे हैं 2, 4, 6, एवरी सेल इज कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर. एंड 8 to 16 सेल स्टेज, जो 8 से लेके 16 सेल स्टेज है, ये वाला जो स्टेजेस है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मॉड्यूला. इस स्टेज को क्या कहा जाता है, मॉड्यूला कहा जाता है. तो आई थिंक यू शुड नो दैट क्लीवेज एक एडवांस प्रोसेस है. नाउ व्हाई इट इज एडवांस प्रोसेस, क्योंकि जाइगोट तुरंत ही डिवाइड करके अलग अलग टिश्यूज, सेल्स या ऑर्गन्स नहीं बना रहा है. जाइगोट इनिशियली डिवाइड करके एक ग्रुप ऑफ सेल बना रहा है ताकि वो अपना ग्रोथ इंश्योर कर सके. Once the 16 or 32 cells are formed, now then there will be differentiation. उसके बाद वो उन सेल्स को डिफ्रेंशिएट करेगा एंड लेटर ऑन दिस लीड्स टू द एम्ब्रियो फॉर्मेशन. तो इसको हम बहुत अर्ली एम्ब्रियो स्टेज भी कह सकते हैं, जहाँ पे जाइगोट सिंपली डिवाइड कर रहा है और अपने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है. नाउ सी दिस प्रोसेस. दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ. तो आप देखेंगे कि एम्फिला इस्थमस जंक्शन में आपका फ्यूजन हो गया गैमेट का. यहाँ पे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8, 16, 32 सेल स्टेज ऐसे बनती रहती हैं. तो जैसे ही मॉड्यूला बनता है, फिर ये मॉड्यूला देखो आप यहाँ से, वंस द जाइगोट इज फॉर्म, तो जाइगोट डिवीजन करने के साथ साथ कहाँ की तरफ को मूव कर रहा है, यूट्रस की तरफ को मूव कर रहा है. सो मॉड्यूला डिवाइड करता है और फाइनली बनाता है ब्लास्टोसिस्ट. तो जो 16 सेल बना, 32 सेल स्टेज बनी, ये डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट. ये स्ट्रक्चर देखिए या ये वाला देखिए. तो और कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है बेटा थोड़ा, कि वंस द, हाँ एक चीज़ और इंक्लूड कर दूं. अभी तक आपको यहाँ पे जो ये ब्लू कलर की लेयर दिख रही हैं, ये लेयर्स इज स्टिल द ओवम लेयर, दैट इज जोना पेल्यूसिडा. मतलब जाइगोट डिवाइड तो कर रहा है बट जो उसकी आउटर लेयर है वो अभी भी क्या है, जोना पेल्यूसिडा. तो जब मॉड्यूला स्टेज बन जाती है तो उसके बाद मॉड्यूला डिफ्रेंशिएट करता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. नाउ व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या है कि जो मॉड्यूला के सेल्स हैं वो 2 अलग अलग लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं. जो सेल अंदर की तरफ को फॉर्म हुए, ये वाले सेल जो यहाँ पे इस कलर में दिए हैं, इन सेल्स को कह दिया इनर सेल मास, और इनके बाहर की जो लेयर है, ये जो ब्लू कलर में लेयर दे रखी है, इनको कह दिया ट्रोफोब्लास्ट. नाउ यू कैन आस्क व्हाई दिस ट्रोफोब्लास्ट इज फॉर्मिंग और व्हाई दिस इनर सेल मास इज फॉर्मिंग. इसका आंसर इसकी जस्ट अगली स्लाइड में है. तो जब ये ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है, दैट इज ये लेयर बन गई एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट. तो नाउ द प्रो एम्ब्रियो इज, या प्री एम्ब्रियो सॉरी, इज रेडी टू अटैच विद द वॉल ऑफ द यूट्रस. इसके बाद जो प्रोसेस आता है इसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद होता है, आफ्टर 7 days. और इम्प्लांटेशन बेसिकली क्या है कि जो आपका दिस ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल में अटैच करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. तो जो बाहर की लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, इट एक्चुअली हेल्प्स इन अटैचिंग विद द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. और बेसिकली ये यूट्रस के वो कौन सी लेयर में अटैच करता है, एंडोमेट्रियम में अटैच करता है. तो आई थिंक अब आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल का लास्ट फेज पढ़ते हैं जिसको लुटियल फेज कहते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है. द रीज़न बिहाइंड मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम इज कि एंडोमेट्रियम जितनी ज़्यादा थिक होगी उतना इजीली ब्लास्टोसिस्ट उसमें अटैच कर सकता है. ऐसे समझो कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का काम है कि वो अब ब्लास्टोसिस्ट को होल्ड करके रखेगा.
थिंक ऑफ योर सेल्फ, अगर एंडोमेट्रियम वीक होगी तो वो ब्लास्टोसिस्ट को होल्ड नहीं कर सकता. दैट इज द रीजन यू नीड थिक लेयर्स ऑफ एंडोमेट्रियम वंस द फर्टिलाइजेशन अकर्स. एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो दिस प्रोसेस देन लीड्स टू द प्रेगनेंसी, एंड वी नो दैट प्रेगनेंसी इन ह्यूमन female normally last for 9 months period. So that is all for today. बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि गैमेट का रिलीज कैसे हो रहा है. एक एडिशनल प्रोसेस पढ़ी दैट इज कॉल्ड एज गैमेट एक्टिवेशन हियर. देन देयर वाज फ्यूजन, फ्यूजन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद वी स्टडीड अबाउट सम प्रोसेसेस लाइक जाइगोट डिवाइड करके कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट कैसे बना, एंड फाइनली इसका यूट्रस के साथ अटैचमेंट दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. अगर कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.